डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटर के लिए डिफरेंट टाइप्स की ट्रैजेक्टरीज को क्रिएट करना सीखा था एंड वी हैड टॉक्ड अबाउट क्रिएटिंग मिनिमम जर्क एंड मिनिमम एक्सेलरेशन ट्रैजेक्टरीज। नेक्स्ट हम मिनिमम स्नैप ट्रैजेक्टरी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो उससे पहले कि हम मिनिमम स्नैप ट्रैजेक्टरी के बारे में बात करें या उसको डिस्कस करें, उसके लिए हमें क्वाड्रेटर की कंप्लीट लिनियराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। We should know how we can convert our full dynamical model of the quadrotor into a linearized model। तो आज हम उसी को देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मॉडल को linearize कर सकते हैं। So this is our complete quadrotor model in which we have 3 translational states and 3 angular states। हम इन equations को linear momentum equations और angular momentum equations का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये जो r है, we already know that this is our position vector and we have taken the second derivative of the position। इस मॉडल में हमारे पास ये r रोटेशन मैट्रिक्स को शो कर रहा है और जिसके लिए हमने जो सीक्वेंस सेलेक्ट किया हुआ है वो रोटेशन अक्रॉस z एक्सिस सबसे पहले हम लेंगे, उसके बाद x एक्सिस के अक्रॉस हम रोटेशन को लेंगे और उसके बाद हम y एक्सिस के अक्रॉस रोटेशन को कंसीडर करेंगे और तीनों इंडिविजुअल रोटेशन मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट दिस r। और इसमें हमारे पास f1, f2, f3 और ये f4, दीज आर एक्चुअली द फोर्सेस ऑफ आवर रोटर्स और इनको अगर हम जमा करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू u1। और नीचे हमारे पास ये जो एंगुलर इक्वेशंस हैं, इनके अंदर हमारे पास I इनर्शियल मैट्रिक्स है और P, Q, R these are our body angular rates and we have taken the first derivative। और उसके बाद ये पहली टर्म जो इस वेक्टर के अंदर है, this is u2, this is u3 and this is our u4। So we have 4 inputs, this is u1, this is u2, u3 and u4। और ये हमारी करेक्शन टर्म है और जब हमने इस मॉडल को ड्राइव किया था तो हमने इसके बारे में बात की थी कि ये किस तरीके से यहाँ पे आई है। लीनियराइजेशन परफॉर्म करने से पहले क्वाड्रेटर की ये जो तीनों ट्रांसलेशनल इक्वेशंस हैं और एंगुलर इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को ड्राइव किस तरीके से करना है ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। सो वी हैव रिप्लेस्ड f1, f2 एंड ऑल अदर फोर्सेस टर्म्स बाय u1 और हमने इन टर्म्स को, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि ये हमारी u2, u3 और u4 है, तो इट्स अप टू अस कि हम कौन सी नोटेशन को फॉलो करना चाहते हैं। तो हम 2, 3, 4 की बजाय हमने 2x, 2y और इसको 2z रख लिया है। We know that we have 3 position states and those states are x, y and z। तो जिस तरह हमने डिफाइन किया हुआ है कि r हमारी पोजीशंस को शो कर रहा है जो कि x, y और z हैं और r डबल डॉट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दोज पोजीशंस। तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि हमारी पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव u1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से वी हैव अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दिस u1 एंड आवर पोजीशन स्टेट्स। तो यहाँ पे लीनियराइजेशन परफॉर्म करने का जो हमारा सबसे पहला मकसद है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो ट्रांसलेशनल स्टेट्स हैं हम इनका एक कनेक्शन डेवलप कर सकें इनपुट u2 के साथ। जाहिर इन इक्वेशंस को देखते हुए हम ये बात नहीं बता सकते कि हमारी इन ट्रांसलेशनल स्टेट्स का या पोजीशन वेक्टर का इन इनपुट्स के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। तो हमारा मकसद इस मॉडल को लीनियराइज करने का यही है कि हम सबसे पहले इस मॉडल को लीनियराइज करें और लीनियराइज करने के बाद हम फर्दर इसका एनालिसिस कर सकें और ये चीज जान सकें क्या इन x, y और z स्टेट्स का या हमारी पोजीशन स्टेट्स का इन इनपुट्स के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है। सो दिस इज आवर मेन गोल ड्यू टू विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म द लीनियराइजेशन ऑफ आवर मॉडल। लीनियराइजेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट को पिक करना है या एक इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करना है, दैट इज हॉवर कॉन्फ़िगरेशन दैट वी हैव पिक्ड हियर। और इस हॉवर कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हमारा जो r है या हमारी जो पोजीशन स्टेट्स हैं x, y, z वो फिक्स होंगी और उसके बाद हमारा पिच एंगल और रोल एंगल दोनों 0 होने चाहिए और हमारा यॉ एंगल किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे होना चाहिए। और इसी तरह हमारी पोजीशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है या हम ये कह सकते हैं कि हमारी लीनियर वेलोसिटी उसको भी 0 होगा क्योंकि हम हॉवर कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा क्वाड्रेटर एयर के अंदर या 3D स्पेस के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टिल होगा
स्टेशनरी होगा, जिसकी वजह से वो उसके अंदर कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसके अंदर कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। तो इसलिए हमने लीनियर वेलोसिटीज को जीरो ज्यूम कर लिया है और हमारी एंगुलर वेलोसिटीज भी जीरो के इक्वल होंगी। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम हॉवर कॉन्फ़िगरेशन, और इस कॉन्फ़िगरेशन पर हम अपने क्वाड्रेटर को लीनियराइज करेंगे। Since in our quadrature model we involve rotation matrix R, and rotation matrix R is nothing but trigonometric functions. So our main task is to linearize these functions. For that we have to use the Taylor approximation series. Our main objective here is the evaluation of this cosine function near theta equal to 0. So according to Taylor series हम cosine theta को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें हमारे पास हायर ऑर्डर टर्म्स भी होंगे। तो यहाँ पे ये जो टर्म है हमारे पास, इसमें अगर हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करें तो ये टर्म हमारी 1 हो जाएगी, और इसी तरह कोसाइन थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा होगा, और इनटू ये थीटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और इस साइन थीटा को हम 0 पे वैल्यूएट करें तो ये सारी टर्म हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी, और हमारे पास ये कोसाइन थीटा इक्वल टू 1 आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दैट वी विल कंसिडर इन द लीनियराइजेशन प्रोसेस ऑफ आवर मॉडल। और इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा थीटा -30 से 30 के दरमियान वेरी करे तो हमारे पास जो कोसाइन थीटा की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0.88 से वेरी करती है 1 के दरमियान। सिमिलरली आवर नेक्स्ट टास्क इज द इवैल्यूएशन ऑफ दिस साइन थीटा नियर थीटा इक्वल टू 0, और हम साइन थीटा को भी टेलर सीरीज को यूज करते हुए इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में हमें पता है कि साइन थीटा अगर हम थीटा 0 पे वैल्यूएट करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, और इनटू ये थीटा टर्म है, और इस कोसाइन थीटा को अगर हम 0 पे वैल्यूएट करेंगे तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। सो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो सिर्फ ये थीटा आएगा, तो हमारा साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू थीटा। सो दिस इज द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन दैट वी विल यूज इन आवर प्रोसेस ऑफ linearization. And again we can see from this figure that our sine function looks linear around theta equal to 0. So here our question is, what are the equations of motion of the quadrotor when it is near the equilibrium hover configuration? और hover configuration हमारी वही है जो हमने पहले देखी थी। So these are our linear states, और इसमें हम ये जो R है इसको रोटेशन मैट्रिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और जैसा कि ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स आ गया, तो इसमें हमने अभी जो अप्रोक्सीमेशन देखी है साइन थीटा की और कॉस थीटा की, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। साइन थीटा की और कॉस थीटा की, या साइन फाई और कॉस फाई की अप्रोक्सीमेशन को अज्यूम करने से पहले हम अपने इस रोटेशन मैट्रिक्स आर को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3x1 वेक्टर के साथ, और इस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारी ये इक्वेशंस हैं जो कि हमें मिलेंगी। अब इन इक्वेशंस के अंदर हम वो ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो अज्यूम करेंगे, साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू थीटा, और साइन फाई विल बिकम इक्वल टू फाई, कॉस थीटा विल बिकम इक्वल टू 1 and cos phi will become equal to 1 as well. ये अप्रोक्सीमेशन इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो लीनियराइज्ड इक्वेशंस होंगी वो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएंगी। So we can see from these linearized equations that the second derivative of position is proportional to the u1. नेक्स्ट हमारे पास है जी एंगुलर रेट्स नियर हॉवर। तो हमें पता है कि हमारे बॉडी एंगुलर रेट्स को हम पी, क्यू एंड आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के अंदर जो एंगुलर रेट्स होते हैं उनको हम फाई, थीटा एंड साई के साथ हम शो करते हैं, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज थ्रू दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। इससे पहले कि हम अप्रोक्सीमेशन अज्यूम करें, हम इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इस 3x1 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी P, Q एंड R की। तो इन इक्वेशंस के अंदर हमें जैसा कि ये कोसाइन थीटा नजर आ रहा है, कोसाइन फाई नजर आ रहा है, और इसी तरह ये साइन थीटा नजर आ रहा है, इन पे हम वही अप्रोक्सीमेशन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले अज्यूम की थी वो अप्लाई करेंगे, और वो ये वाली अप्रोक्सीमेशन हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशंस आएंगी वो ये होंगी। इन इक्वेशंस के अंदर भी जो हमारे पास हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, जैसा कि ये वाली हमारे पास टर्म है, इसको हम 0 जूम कर लेंगे, और इसी तरह यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी, और हमारे पास जो P है दैट विल बिकम इक्वल टू
the first derivative of this phi, and q will become equal to the first derivative of this theta, and r will become equal to the first derivative of this psi angle. So we can say near hover configuration our body angular rates are equal to Euler angular rates. ये हमारे पास क्वाड्रेटर की एंगुलर स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स में हमारे पास ये जो आई है दिस इज इनर्शिया मैट्रिक्स, और इनर्शिया मैट्रिक्स में हमारे पास हॉवर कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ डायगोनल टर्म्स बचेंगी और क्रॉस टर्म्स हमारी सारी जीरो के बराबर होंगी। तो जैसा कि मैंने अभी कहा है कि हमारे पास इस इनर्शिया मैट्रिक्स की सिर्फ डायगोनल टर्म्स होंगी, बाकी हम जीरो ज्यूम कर लेंगे। सो ऑल अदर क्रॉस टर्म्स आर इक्वल टू जीरो। दिस इज ओनली एट हॉवर कॉन्फ़िगरेशन। और उसके अलावा हमारे पास आई इस जगह पे था, तो वहां भी हम इसको 3x3 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें ये जो हमारे पास PQR 3x1 वेक्टर है जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस PQR को हमने एक्चुअली कन्वर्ट कर लिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। तो इक्वल साइन के राइट साइड पे ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इन सब टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, और ये इक्वेशंस कुछ इस तरीके से हमें नजर आएंगी। इसमें भी हमारे पास जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं जिस तरह QR, PR और PQ हैं इनको हम जीरो ज्यूम कर लेंगे, और इसी तरह ये जो टर्म्स हैं इन फॉर्म ऑफ यूलर एंगुलर रेट्स वो भी जीरो के इक्वल होंगी। तो इन सारी टर्म्स को हम जीरो ज्यूम कर लेंगे, तो हमारे पास ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, और ये टर्म्स भी जीरो हो जाएंगी। तो राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ u2x बचेगा, u2y बचेगा एंड u2z बचेगा, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये टर्म्स होंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो फाइनल मॉडल है वो कुछ इस तरह हमें नजर आएगा। इसमें भी हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि हमारे बॉडी एंगुलर रेट्स हमारे यूलर एंगुलर रेट्स के बराबर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉडी एंगुलर रेट्स के डेरिवेटिव्स हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे यूलर एंगुलर रेट से, और अगर हम इस P का पहला डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे इस फाई एंगल का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। Q का पहला डेरिवेटिव लेंगे तो इस थीटा का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो सेम यॉ का भी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हम P डॉट Q डॉट और R डॉट को हम इन टर्म्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे फाई डबल डॉट, थीटा डबल डॉट और साई डबल डॉट आ जाएगा। तो हमारा फाइनल मॉडल कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारा लीनियराइजेशन परफॉर्म करने का मकसद ये है कि हम अपनी क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकें, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये देख सकें क्या हमारी पोजीशन स्टेट्स का या ट्रांसलेशनल स्टेट्स का U2 के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। तो ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि हमारी पोजीशन स्टेट्स का या ट्रांसलेशनल स्टेट्स का U1 के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एंड दैट रिलेशनशिप ऑफ U1 इज विद द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर R ऑफ द क्वाड्रेटिक बॉडी। तो यहाँ पे हम सिर्फ x स्टेट को कंसीडर करेंगे। हमें पता है कि हमारी जो x स्टेट है वो इस टर्म के बराबर है, और इस इक्वेशन का अगर हम थर्ड डेरिवेटिव लें तो हमारे पास राइट साइड पे ये टर्म्स आ जाएंगी, और इन टर्म्स को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि इसमें अभी भी हमारी U2 अपीयर नहीं हुई। तो हम अगेन इसका चौथा डेरिवेटिव लेंगे, जिस तरह कि यहाँ पे x के ऊपर 4 डॉट ये शो कर रहे हैं कि हमने चौथा डेरिवेटिव लिया है अपनी पोजीशन का, और हमारे पास राइट साइड पे ये जो टर्म्स आई हैं इनके अंदर हम अब क्लियरली ये देख सकते हैं कि हमारे पास अब थीटा डबल डॉट है, और उसके बाद हमारे पास साई डबल डॉट है, और यहाँ पे हमारे पास ये फाई डबल डॉट भी मौजूद है। और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे फाई डबल डॉट का U2x के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरह थीटा डबल डॉट का U2y के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इसी तरह साई डबल डॉट का U2z के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो पिछली स्लाइड के अंदर हमारे पास ये जो टर्म आई है यहाँ पे, इस टर्म के अंदर ये थीटा डबल डॉट और साई डबल डॉट और ये जो फाई डबल डॉट है इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं इन इनपुट टर्म्स से। तो इन इनपुट टर्म्स को अगर हम वहां पे इंसर्ट करें तो mx फोर्थ डेरिवेटिव हमारा ये जो राइट साइड पे हमें टर्म्स नजर आ रही हैं इन टर्म्स के बराबर होगा, और इसमें हम क्लियरली ये चीज देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन का जो चौथा डेरिवेटिव है दैट हैज द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद U2y, U2z एंड U2x. So we can claim that our fourth derivative of position is proportional to the U2. और हम ये भी जानते हैं कि fourth derivative of position is also called snap.
So we actually have built a relationship between snap and U2 of the quadrotor. So this is why we have to plan our trajectory for the quadrotor in terms of snap. So if we will be able to minimize that snap, then we actually will be able to minimize this input U2. जिस तरह के लिटरेचर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये बात बार बार की जाती है कि क्वाड्रोटर के लिए हमें मिनिमम स्नैप ट्रैजेक्टरी चाहिए, या हमारी जो ऑप्टिमल ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए वो मिनिमम स्नैप ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए। वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी पोजीशन का U2 के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज थ्रू द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन और थ्रू द स्नैप। सो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर हम इस स्नैप को किसी तरीके से मिनिमाइज कर दें तो हम अपनी इनपुट एफर्ट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। सो आवर अल्टीमेट टास्क इज टू मिनिमाइज दिस इनपुट एफर्ट U2।